जावा के जंगलों में बदलाव। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पाद द्वीप के रूप में जाना जाता है, समझ रहे हैं। लेकिन एक जमाने में यह क्षेत्र अधिकांश वंचित था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था और जैसा कि हम देखेंगे भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। किनकी शुरुआत की थी? वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। और अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। ठीक है, कितनी थी? 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी धुमंतु खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। जैसा कि जावा के लकड़हारे। जावा में कालांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और धुमंतु किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी तो यहाँ के कितने 6.000 कालांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। फिर उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। इसलिए डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया तब उन्होंने भी कोशिश की कालांगान उनके लिए काम करे। फिर 1770 में कालांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका क्या किया? प्रतिरोध किया। फिर क्या था? जब उन्होंने प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। क्या किया गया? जब प्रतिरोध किया गया तो इस विद्रोह को क्या किया गया? दबा दिया गया। समझ रहे बच्चों आप लोग? इस प्रतिरोध को दबा दिया गया। उसके पश्चात फिर क्या था? फिर डच वैज्ञानिक की वानिकी के संदर्भ में अध्ययन की जानकारी दी गई। कैसे? जैसा कि 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा। समझ रहे हैं? 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों में लकड़ी काटी जा सकती थी और वहाँ भी कड़ी निगरानी कड़ी देख रेख में ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी तोड़ने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किए जाने लगा। क्या किए जाने लगा? दंडित किए जाने लगा। फिर क्या था? भारत की हर तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। फिर क्या था? जब आवश्यकता पैदा कर दी तो 1882 में अकेले जावा से ही 2.80.000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, है ना? इसी प्रकार से स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। ढांचों ने पहले तो जंगल में खेतों की ज़मीनों पर लगान लगा दिया। क्या किया? जंगल में खेतों की ज़मीन पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांव को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से, समझ रहे हैं, कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए
भैंसें उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। इस व्यवस्था को ब्लैंड डी एन स्टैन के नाम से जाना गया। बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफ़ी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के अनेक अधिकार सीमित कर दिए गए, निर्धारित कर दिए गए। समझ रहे बच्चों आप लोग? क्या किया गया? सीमित कर दिए गए, निर्धारित कर दिए गए। फिर क्या था जब ज़मीन, फिर क्या अब अपन देख रहे हैं कि ज़मीन की चुनौती, जैसा कि समझ रहे बच्चों आप लोग? जैसा कि सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रंदू ब्लांतुंग गांव के निवासी सुरोन्ती को, ठीक है, कौन? सुरोन्ती को शमीन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। समझ रहे बच्चों? जब सवाल करना प्रारंभ कर दिया, उसका तर्क था कि चूंकि हवा पानी जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर उसका अधिकार नहीं हो सकता। समझ रहे बच्चों? अधिकार नहीं हो सकता। जल्द ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में शमीन का दामाद भी सक्रिय था। सन 1907 तक 3.000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो, समझ रहे बच्चों? डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ जमीनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेकार करने से इनकार कर दिया। समझ रहे बात को आप? जुर्माना भरने से इनकार कर दिया। जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं, चित्र में दर्शाया गया है डच ईस्ट इंडस्ट्रीज, है ना? इंडीज तो अर्थात कहने के तात्पर्य चित्र में अपन देख सकते हैं, जैसे दिया हुआ है चीन सागर, सिंगापुर डच, है ना, बुनारिया, ईस्ट इंडीज, पुर्तगाली, रेल लाइन से संबंधित सुमात्रा, इसी प्रकार से मलाया राज्य आदि इत्यादि चित्र में दर्शाया गया है। समझ रहे बच्चों आप? अब अपन जो है युद्ध और वन विनाश के संदर्भ में जानकारी लेंगे या पढ़ेंगे। तो पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। समझ रहे ना? जैसा कि अभी प्रश्न किया था मैंने कि पहला युद्ध कहाँ से प्रारंभ हुआ, आरक्षण कहाँ से प्रारंभ हुआ, इसी प्रकार से पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेज़ों की जंगी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेहताश पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाए। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशिया वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था, लेकिन हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और ज़मीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हुआ। समझ रहे? क्या हुआ? टकराव पैदा हुआ। फिर जब टकराव पैदा हुआ तो क्या परिस्थिति बनी है मालूम बच्चों आप लोगों को? जब टकराव पैदा हुआ तो अब अपन आ जाते हैं कहाँ पर?
वानिकी में नए बदलाव। तो 80 के दशक में एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदाय को जंगल से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। परिणाम स्वरूप वनों में इमरती लकड़ी हासिल करने की बजाय जंगलों का संरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है ना। क्या हुआ है, महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। सरकार ने यह भी मान लिया है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने शरना, देवरा, कुंड, कान, राय इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने की बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते रहे हैं। इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे हैं। समझ रहे बच्चों आप लोग, क्या होने लगे, वैकल्पिक बारे में सोचने लगे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, डच औपनिवेशिक शासन के अधीन रेशम का गोदाम है ये, है ना। ये कर्मचारी हैं, श्रमिक गण हैं, कार्यकर्ता हैं। इसी प्रकार से चित्र में देख रहे हैं जैसा कि क्रियाकलाप है। आप लोग स्वयं इसके अंदर में अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न दिए गए हैं बच्चे आप लोगों को, इस प्रश्न पे आपको स्वयं अध्ययन करके उत्तर लिखने का प्रयास करना है। मैं आपको अध्ययन कराते कराते पूर्ण रूप से समझाते गया हूँ और आपको सचेत करता गया हूँ, इसलिए आप लोग इस बात का विशेष ध्यान दें। जैसा कि झूमा खेती करने वालों को, अब आप कहने के तात्पर्य इसको पूर्ण कीजिए। जैसा दिया हुआ, झूमा खेती और चरवाहा समुदाय को, लकड़ी और वन उत्पादकों का व्यापार करने वाले कंपनियों को, बागान मालिकों को, है ना। तो ये प्रश्न है, इसको पूरा करके और इसका आंसर लिखना है आपको। तो बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं थी। तो ये पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा, बस ये 3 आप करेंगे। बाकी आपको लोगों को ये युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। बाकी जो नहीं बनेगा तो आप आइए, संपर्क साधिए और आप लोगों को इस संदर्भ में जानकारी दी जाएगी। समझ रहे बच्चों, ठीक है। अच्छा तो अब अपन को आगे जो है क्या करना है बच्चों, आधुनिक विश्व में चरवाहे। अपन अब जो अध्ययन करेंगे क्या है, आधुनिक विश्व में चरवाहे, ठीक है ना। तो थोड़ा जल पी लें। आधुनिक विश्व में चरवाहे।